तो बहुत अहम माना जा रहा है पीएम मोदी का ये दौरा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। महेश सचदेवा जी जुड़ गए हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। मुश्तबा जैदी साहब जुड़ गए हैं, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर अजिताब जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। आप तीनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। और सबसे पहले महेश सचदेवा जी, आपसे ही जानना चाहूंगी मैं, पीएम मोदी का इस यूएई दौरे को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना खास और इसलिए भी अहम जो हालात इस वक्त मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उससे जोड़कर भी इस दौरे को देखा जा रहा है। आपका आकलन क्या कहता है? जी शुक्रिया ज़ाहिरा। एक बार फिर से सलाम टीवी पर आकर के मुझे बड़ी खुशी होती है। इस बारे में दो तरह से राय दी जा सकती हैं। एक तो थुनाइयन ये हम कह सकते हैं कि जी हमारे और यूएन के बीच में जो सिलसिलेवार ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, ये ये ज़ियारत उसके लिए काफ़ी उसकी ताकीद करती है और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। ये मोदी साहब का यूएई का 8वां दौरा होगा और 2015 से अब तक 11 साल में। और याद दिला दूं कि इससे पहले 2015 से पहले 34 साल तक कोई ऐसा सफर नहीं हुआ था हिंदुस्तानी वजीर वजीर अव्वल का यूएई के लिए। तो ये एक नया सिलसिला बना है और ये जो मोमेंटम है इसको बरकरार रखा जा रहा है। और मोदी साहब उस इलाके से के ऊपर से गुजर रहे थे और एक तरह से ये तबीया के हिसाब से ठीक है कि रुक गए वहां पर 4 घंटे के लिए। जी जी और यूएई जिन हालतों से गुजर रहा है उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने इसको यानी अपनी ताकीद, अपना समर्थन देने की बात की। तो वो मेरे ख्याल से यूएई के लिए काफी अहम हो जाएगा। दूसरे तरफ से देखें तो ये जैसा आपने जिक्र किया कि खलीज के हालात काफी गैर मुस्तकिर हैं और जंग अभी खत्म हो चुकी है, जी लेकिन सलाम अभी तक नहीं आया है। और इस हालत में भी मोदी साहब शायद पहले बड़े लीडर हैं किसी भी मुल्क के जो कि यूएई में जंग के दौरान गए। तो रीजनल कंट्रीज जाते रहते हैं एक दूसरे के यहाँ, लेकिन बाहर से आने वाले मोदी साहब पहले हैं। और ये अलग से इसको नापा जाएगा कि ये यूएई के लिए क्या दिखाता है। मैं सिर्फ एक जुमला और जोड़ करके खत्म करूंगा। हिंदुस्तान की खारजिया में, सियासत में बायलैटरल रिलेशन, थुनाइयत का काफी ज्यादा जोर रहता है और किसी भी को भी इस तरह पे कोई शक नहीं होना चाहिए कि इसमें किसी तरह धड़े में बनने की या किसी गुट में शामिल होने की कोई कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। देखिए, और कहा भी जा सकता है यूएई से जो हमारे रिश्ते हैं वो और मजबूत होंगे। जिस तरह से पीएम मोदी लगातार हम देख रहे हैं कि खलीज मुल्कों की तरफ तवज्जो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्तबा जैदी साहब, फिलहाल अभी हम देख रहे हैं कि हालात नाजुक बने हुए मिडिल ईस्ट में, और क्या ऐसे में भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और डिप्लोमेटिक रिश्तों को मजबूती देने की कोशिश में लगा हुआ है? इस नजरिए से हम इसे भी देख सकते हैं। जी, हिंदुस्तान तो देखिए हमेशा अपना जो डिप्लोमेटिकली जो एक रोल रहा है वो साबिक में भी अदा करता था, मगर अब ये दिख रहा है कि हिंदुस्तान एक बायस बनकर जो है एक साइड एक तरफा जो है वो दोस्ती निभाने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि खास तौर पे क्योंकि प्रो जो इजराइल जैसा या प्रो वेस्टर्न पॉलिसी अपनाने की कोशिश कर रहा है, जी उसमें हो ये रहा है कि हम हमारी सिक्योरिटी, हमारी जो फ्यूल सिक्योरिटी है, हमारे जो ट्रेड सिक्योरिटी है, उसको हम खतरे में डाल रहे हैं। और हमको चाहिए कि चाइना जैसी पॉलिसी या रशिया जैसी पॉलिसी इस्तेमाल करे। दोनों को भी हम दोस्त रख सकते हैं, बट एंड ऑफ द डे ये हो रहा है कि क्योंकि जैसा आपने अभी कहा कि पेट्रोल के दाम भी आज बढ़ चुके हैं, जी जी तो ये महंगाई हमको जो है ये दिन देखने की नौबत नहीं आती थी, आनी पड़ती थी। तो बताना ये है कि जिस तरीके से अमेरिका की जो पॉलिसी रही है कि उनके पास दोस्त नाम की कोई चीज नहीं है, जैसा हमने पहले भी कहा, वहां पे सिर्फ जो है जो डिक्टेशन है वहां पे हमको उनकी बात ही मानना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। बट अगर मल्टीपल
हमारे दोस्तों को हम रखते हैं तो हम कई जो है अलग अलग जगहों से हम हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंट हम जो है पॉलिसी रख सकते थे। ये अब देखने को नहीं आ रही है। हम टोटली डिपेंडेंट हो चुके हैं, खासतौर पे प्रो वेस्टर्न पॉलिसीज के। जी बिल्कुल। डॉक्टर अजिताभ साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटीज को लेकर अब बहुत ज्यादा चिंतित है, कहेंगे गलत नहीं होगा, क्योंकि हालात जो बने हुए हैं अभी मिडिल ईस्ट में, अब ईरान अमेरिका की जंग, भले अभी सीजफायर वहां चल रहा हो, लेकिन दोनों के बीच में जो हॉर्मुज को लेकर जो हम देख रहे हैं कि राइवलरी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और उससे भारत पर भी खासा असर पड़ रहा है। तो इसके मद्देनजर भारत भी पूरी तरह से सजग है कि वो किस तरीके से आने वाले हालात का सामना कर सके, ये भी एक वजह हो सकती है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं जयरा जी। देखिए, ये जो प्रधानमंत्री मोदी का जो विजिट है यूएई का, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुए हैं और खास करके एक फ्रेमवर्क जो सिक्योरिटी के डिफेंस के मामले में हुआ है, फ्रेमवर्क ऑन डिफेंस स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ में पेट्रोलियम रिजर्व की जो बात हो रही है, या आज के डेट में देखिए यूएई हमारा चौथा सबसे बड़ा तेल का निर्यातक कह लीजिए है और दूसरा सबसे बड़ा एलएनजी और एलपीजी दोनों का निर्यातक है। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा लगभग 40-45 लाख भारतीय अकेले यूएई में रहते हैं। तो यूएई के साथ हमारा जो दोस्ताना जो रिलेशन है वो आज फिर से दिखा कि यूएई के जो राजा है वो खुद आके प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव किया और एक फाइटर जेट उनका F-16 मोदी जी को एस्कॉर्ट करके लाया। ये बहुत बड़ी दिखाता है कि कितने गहरे ताल्लुकात हैं दोनों देशों के बीच में। और भारत जो मल्टी अलाइनमेंट की बात करता है, एक किसी स्पेसिफिक कंट्री पे डिपेंड ना होके अलग अलग स्रोतों से, आज देखिए हम तेल की जो इतनी क्राइसिस हो गई है हॉर्मुज को लेके, हॉर्मुज में नाकाबंदी को लेके, तो लगभग 40 से ज्यादा देशों से हम सोर्स कर रहे हैं तेल, और ये उसी का प्रयास है और उसमें यूएई हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार है। इसके अलावा जो यूरोप के अन्य देश भी जा रहे हैं वो भी इसी की खोज में है, क्योंकि नॉर्वे जो है एक वहां भी जाने का है प्राइम मिनिस्टर का, और नॉर्वे आज के डेट में हम वहां से भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो वो भी एक इसी का प्रयास है कि जो ऊर्जा संकट बना हुआ है भारत में उस पे कंट्रोल हो, और उसके लिए जो भी हर संभव कोशिश होनी चाहिए वो की जा रही है सरकार के द्वारा भी। इसके अलावा नीदरलैंड का देखिए एक दौरा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीदरलैंड आज के डेट में जो एक कहते हैं चिप बनाने के लिए खास करके जो मशीन आती है, वो नीदरलैंड की एक कंपनी है ASML, वो अकेले दुनिया का 90% वो निर्माण करती है। तो ऐसे में नीदरलैंड जाना और वहां के जो शासनाध्यक्ष हैं उनसे बात करना और वहां के कई एग्रीमेंट की जो बातें हैं, ये सारा दिखाता है कि भारत अपनी चिंताओं को सिक्योर करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए, हॉर्मुज में जो क्राइसिस है उसमें भी अपनी दखलंदाजी किसी न किसी रूप में दे रहा है कि जल्दी से जल्दी मामला रास्ते पे आए, और दूसरी तरफ जो अन्य सोर्स हैं उसको भी टटोल रहा है। बिल्कुल। महेश सचदेवा जी, हम देख रहे हैं कि भारत की जो एक दशकों पुरानी जो एक पॉलिसी रही है, बैलेंस खारजा पॉलिसी, उससे हटकर इजराइल और यूएई के साथ अब भारत करीब जाता यहाँ दिखाई दे रहा है, और इसका असर क्या भारत की सियासत और माशी हालात पर भी देखने को मिल सकता है हमें? जी, एक तरह से सवाल जायज है और इसके बारे में कुछ लोगों ने शक जाहिर किया है कि हम जिस तरह से फलस्तीन और इसराइल के बीच में एक रुख रखते आए हैं पिछले आज़ादी के बाद से या आज़ादी के पहले से भी, जब महात्मा गांधी ने इस बारे में फलस्तीन के मसले में अपना जो राय दी थी जूश क्रॉनिकल को 1933 में, तब से काफी हद तक ये सिरा जारी रहा है। लेकिन अब जो फिर बदलाव आने की बात हो रही है वो नेशनल इंटरेस्ट को लेकर के हो रही है, और दूसरी तरफ जो ठहराव उस इलाके में है उसके मद्देनजर हो रही है। हिंदुस्तान का कोई मीडिएटरी रोल इन सब चीजों में नहीं है, उसको अपना नेशनल इंटरेस्ट फॉलो करना है, और इसमें सिद्धांत या मबादे अपनी जगह पर हैं और उनको उनसे परहेज नहीं या गुरेज नहीं किया जा रहा है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन उनके इतर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे
जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो हमारे सब्सटेंटिव इंटरेस्ट हैं, उसके बारे में हम उसको परस्यू करने के लिए कोशिशें करते रहें। तो ये एक तरह से नई चीज कही जा सकती है, लेकिन हिंदुस्तान का जिस तरह से 90% तक तेल बाहर से आता है, जिस तरह से 1 करोड़ लोग खलीज में काम करते हैं, उन सबको अगर देखा जाए, एक पलड़े में डाला जाए, तो वो पलड़ा भारी हो जाता है। और इसके लिए लेकर के अगर प्राइम मिनिस्टर की विजिट हो या अपने इक्तिसादी या इज्तिमाई ताल्लुकात का एक रुझान हो, तो वो अगर परस्यू करते हैं तो उसको आइंदा से नहीं लेना चाहिए, ऐसी मेरी राय है। जी जी, बिल्कुल। देखिए, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी बड़ा कदम उठाना चाहिए किसी भी मुल्क को। मुश्तबा ज़ैदी जी, ईरान के खिलाफ जो ममालिक हैं वहाँ पर सियासी हिमायत देने की क्या इसे कोशिश की जा रही है भारत की तरफ से? क्या इस नज़रिए से भी हम समझ सकते हैं इसे? पहले इजराइल का दौरा किया पीएम मोदी ने, अब यूएई का वो दौरा कर रहे हैं, क्या इस तरह से इसे देख सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, अभी जो एक हमारा जो फॉरेन पॉलिसी में जो शिफ्ट आ रही है, खासतौर पे नरेंद्र मोदी साहब की जानिब से, इसीलिए कि हम अगर साबिक में देखेंगे तो जो इंडिया पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन की जो बात की गई थी, उसको जो स्टेलमेट पे ला दिया गया, रोक दिया गया। उसके बाद हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो है गैस पाइपलाइन लेंगे थ्रू ओमान, उसको भी जो है स्टेलमेट पे ला दिया गया है। गवाद जो हमारा जो वहाँ पे पोर्ट है ईरान में, चाबहार, उसको जो है स्टेलमेट पे ला दिया गया है। तो ये हमारी जो इंडिपेंडेंट हमारा जो कारोबार की जो पॉलिसी है, उसको हम बाहर के प्रेशर को हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हमारी हुकूमत, ये मेरा कहना है। तो उसमें हम हैंडल नहीं कर रहे हैं और ये आज बुरे हालात हमको देखने पड़ रहे हैं। जबकि चाइना भी अमेरिका का दोस्त है, चाइना इजराइल का भी दोस्त है, चाइना अरबों का भी दोस्त है, मगर वो किसी के प्रेशर में नहीं आ रहा है, कारोबार सबसे जारी है उनका। तो उसी किस्म का हमको भी जो है, जब तक एनर्जी और हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी हो, फ्यूल सिक्योरिटी हो, वो इंडिपेंडेंट रखना चाहिए और उसको जो है इससे अलग रखना चाहिए। जो भी सियासत चलती है उससे अलग रखना चाहिए और हमारी नेशन फर्स्ट पॉलिसी को हम अपनाना चाहिए। मगर अब ये हो रहा है कि हम इजराइल जो कह रहा है या अमेरिका जो कह रहा है उसी को सुन रहे हैं। हमारी जो एक लॉन्गर विजन होना चाहिए वो नहीं हो रही है। उसका खामियाना यहाँ की आवाम को भुगतना पड़ा है, जो आगे और हालात बुरे भी हो सकते हैं। इसीलिए कि अभी जो खबर आ रही है, यूएई अपने 100 बिलियन इन्वेस्ट करने वाला है, इसीलिए कि वो भी जान चुके हैं कि आने वाले साल 2 साल तक हालात सुधरने वाले नहीं हैं और वो दे आर लुकिंग फॉर द ऑल्टरनेट रूट्स। उनके ऑयल प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं उसको दूसरे रास्तों से एक्सपोर्ट करें। तो 2027 तक की वो बात कर रहे हैं। तो हम ऑलरेडी 2 महीने नहीं संभाले हैं, अब 2026 अगले साल तक कैसा हम संभालेंगे, वो हमारे लिए एक चिंता का जो है विषय होना चाहिए। और उसका जो विक्टिम रहेंगे वो यहाँ की आवाम रहेगी, जिसको जो है हमारी सरकार उस पर नजरसानी करने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अहम बात कही आपने यहाँ पे। डॉक्टर अजताब जी, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? क्या जो हालात हैं वहाँ पर, हॉर्मुज की मैं बात कर रही हूँ, उससे सुधारने की देखिए हर कोई कोशिश कर रहा है, लेकिन खुलकर कोई सामने नहीं आ रहा है। अब ये जो मुलाकात हुई है यहाँ पर यूएई और भारत के बीच में, पीएम मोदी वहाँ पर पहुंचे हैं, क्या इसको लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई होगी कि आगे क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इस पर? देखिए जरा जी, जिस तरह से यूएई को टारगेट किया गया ईरान के द्वारा, खास करके पूरे अगर गल्फ के खाड़ी के देशों की बात की जाए तो यूएई पे 2800 से ज्यादा अटैक किया गया ईरान के द्वारा। तो इसको किसी भी तरह से जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता। और चूंकि भारत के जो ताल्लुकात हैं, हालांकि भारत के ताल्लुकात ईरान से भी उतने ही गहरे हैं, खास करके अगर पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात की जाए, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, ऐतिहासिक जो हमारे रिश्ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो आज का जो समय है और जिस तरह से वैश्विक चुनौतियां आई हैं, ऐसे में हमें यूएई के साथ खड़ा रहना भी बहुत जरूरी है। और ऐसे वक्त में जब वो बहुत मुश्किलात से गुजर चुका है, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर का अगर यूएई जाना और खास करके अपने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए जो भी प्रयास हैं, उसका एक कदम उसमें आगे बढ़ाना, तो निश्चित रूप से इसकी सराहना की जानी चाहिए।
और साथ साथ आप देखिए तो आज के डेट में हॉर्मुज का कोई सॉल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा है। इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है और सब देशों को संयुक्त राष्ट्र संगठन के संघ के नेतृत्व में आना चाहिए। और जहां तक ईरान को भी अपनी थोड़ी सी रवैया जो उनका है उसको उनको देखने की जरूरत है, खुद में टटोलने की भी जरूरत है, क्योंकि आज ईरान भी बहुत ही मुश्किलात से गुजर रहा है। आर्थिक जो नाकाबंदी हुई है उससे ईरान के अंदर अब देखिए 75 दिन से वहां इंटरनेट की सुविधा बंद है। लोगों को आर्थिक जो चुनौतियां हैं, महंगाई है, जो इन्फ्लेशन है, तो उससे जो काफी परेशानी हो रही है। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक बातचीत का माहौल हो और बातचीत से समस्या का समाधान हो, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और ये भारत भी कह रहा है और विश्व के अन्य देश भी यही कर रहे हैं। दुर्भाग्य से यहाँ पे जो थोड़ी सी राजनीति होती है और जो कूटनीति होती है उसकी वजह से चीजें अमेरिका और ईरान दोनों के रवैये में जो अड़ियलपन है उसकी वजह से मामला अभी तक अटका पड़ा है। बिल्कुल, देखिए क्या किसी मीडिएटर के जरिए इसका हल होगा, ये भी इस सवाल है, क्योंकि दोनों ही बात माने, ये भी बहुत अहम हो जाता है ऐसे में। महेश सचदेवा जी, हम देख रहे हैं अभी ब्रिक्स सम्मेलन हुआ भारत में और फिर उसके बाद शी जिनपिंग से मुलाकात की ट्रंप ने और अब मोदी जी पहुंचे यूएई वहां पर बात करने के लिए। जो मुलाकातों का दौर है, बैठकों का दौर है, वो यहाँ पर चल रहा है। तो हम मान सकते हैं क्या आने वाले दिनों में ये जो बैठकें हैं एक बेहतर रिजल्ट लेकर आएंगी यहाँ, क्योंकि तमाम मुल्क एक दूसरे से फिलहाल अभी चर्चा कर रहे हैं कि आगे क्या डिप्लोमेसी होनी चाहिए? जी, इससे एक तरह से उम्मीद तो बनती है कि जंग दोबारा से शुरू नहीं होगी या उस तरह की जंग नहीं होगी जिस तरह की जंग 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक हुई है, जिसमें काफी बर्बादी हुई है और लोग मारे गए हैं, नुकसान हुआ है। जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुलने की बात है, जहां तक और कदम उठाने की बात है, वो उसके लिए बातचीत होना जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान जो मीडिएट कर रहा है उससे कोई हल होता लगता नहीं है। और ट्रंप साहब ने बकौल उनके कि चीन से एक वायदा लिया है कि चीन ईरान पर दबाव डालेगा और ईरान चीन के ऊपर काफी एतमाद करता है। उससे 90% तेल जो उसका सादिरात है वो चीन जाते हैं और चीन से ही रॉकेट फ्यूल और बाकी फौजी सामान भी लेता है। तो इसको लेकर के चीन के ऊपर काफी उसका डिपेंडेंस है और इसको चीन कोशिश कर सकता है अगर अमेरिका उसके अपने तरफ से कुछ कंसेशन, उसके तनाजुलात दे, जैसे कि चिप्स का मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, एक्सपोर्ट के बारे में, टैरिफ के बारे में, तो चीन कुछ बदले में ऐसा कुछ ईरान के साथ कर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से जो भारत इस समय यूएई और ममालिक के साथ जिस तरह से अमल कर रहा है वो अपनी जगह, वो इन सब चीजों पर इंतजार न करते हुए वो सीधे अपने ताल्लुकात इन ममालिक से बढ़ा रहा है, जिनको कि अमेरिका से के साथ के ताल्लुकात काफी अच्छे रहे हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर यकीन दहानी उनकी थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि ये जंग जो अमेरिका ने जो 28 फरवरी में शुरू की, ये उनसे पूछे बिना शुरू की और उनकी हिमायत करने में अमेरिका पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा और ईरानी हमले मिसाइल्स के और ड्रोन के उनके ऊपर हुए। तो इस वक्त वो और लोगों के साथ और ममालिक के साथ अपने दिफाई अदाकात बढ़ाने के हालत में है। जैसा कि आप पाकिस्तान और सऊदी अरब में म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक डिफेंस वाला मुआहदा देख चुके हैं, उसी तरह से एक उसके अलग एक मुआहदा आज मोदी जी ने यूएई के साथ साइन किया है। तो ये सब इसको लेकर के हो रहा है क्योंकि ये ममालिक और ज्यादा लोगों पर और ज्यादा दोस्तों पर अपनी डिपेंडेंस बढ़ाना चाहते हैं ताकि अमन
बढ़ सके। बिल्कुल। मुश्तबा ज़ैदी साहब, एक लास्ट रिएक्शन आपसे भी लेना चाहूंगी कि इस दौरे का भारत के मुस्तकबिल पर कितना पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि पहले ही हालात अब काफी बिगड़ते जा रहे हैं हिंदुस्तान में भी, जो भी मिडिल ईस्ट में चल रहा है उसको लेकर। जी अब देखिए, अब मामला जो है बॉल यूएई या इजराइल के कोर्ट में है कि वो किस तरह से इसको जो है जल्द से जल्द इसको जो है आप मामले को ठंडा करते हैं और हालात जो है बैक टू नॉर्मल लाते हैं। इसीलिए कि हम तो खाली विक्टिम बन चुके हैं। अगर हम वहाँ की जो जिस तरीके से जो जंग चल रही है या वहाँ की जो सियासत चल रही है, और हमको भी चाहिए कि खासतौर पे हिंदुस्तान को, जैसा मैंने अभी कहा कि चाइना जैसी पॉलिसी इस्तेमाल करनी चाहिए जो 2013 में उन्होंने रशिया से किया था। एक डील साइन की थी $300 बिलियन वाली। फार ईस्ट से जो है वो गैस मंगा रहे हैं, रशिया से वो कारोबार कर रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गैस मंगा रहे हैं और अमेरिका के कोई प्रेशर में नहीं आए। तो हम अगर कम से कम जो पुराने हमारे दोस्त है, रशिया है या कोई अगर और अल्टरनेट अदर देन जो वेस्ट एशिया में जो ये हालात है, नाइजीरिया हो या अदर जो ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है, उनसे दोस्ती कर कर हम हमारी एनर्जी इंडिपेंडेंसी को जो है आजाद रखते होते तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। जी। जाहिर तौर पर अब देखिए अब कितना ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट इसका निकलकर सामने आता है और कितने और मजबूत होते हैं यूएस से हमारे रिश्ते। वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।